नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम मुगल साम्राज्य के आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक, अपनी तैयारी को एक लेवल अप ले जाने के लिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो जहांगीर के काल तक का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमें पता चला कि चित्रकार कला जो है, तो क्योंकि जहांगीर एक कला प्रेमी था तो उस समय कला अपने उत्कर्ष पर थी। ठीक है, अब हम शाहजहां की बात करेंगे। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। ठीक है, उनके गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म होता है। कहाँ होता है? लाहौर में। 1612 में खुर्रम का विवाह होता है आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। इसे शाहजहां ने मलिका जमानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो मलिका जमानी की उपाधि किसे दी गई? अर्जुमंद बानो बेगम को। किसकी पुत्री थी वो? आसफ खां की। 7 जून 1631 में क्या होता है? प्रसव की पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो लेबर पेन होते हैं डिलीवरी के टाइम, उसमें। अब आगे क्या होता है? 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण यसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठ जाता है। शाहजहां क्या ने आसफ खां को वजीर का पद दिया और महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां को इसने 2 लाख प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाता है। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, यानी कि जो आर्किटेक्ट था, वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद ईशा और अहमद लाहौरी, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अहमद लाहौरी है वो आर्किटेक्ट है और जो रूपरेखा तैयार करने वाला है वो है उस्ताद ईशा। मयूर सिंहासन की बात करेंगे तो शाहजहां ने ही इसका निर्माण करवाया। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पितरादुरा जो होता है वो किस तरीके की कला है। ठीक है, स्टोन्स को जड़कर जो बनाई जाती है, वो चाहे लकड़ी पर हो या मार्बल पर हो, उसको हम पितरादुरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बेबादल खां ने क्या करा? आपका मयूर सिंहासन बना दिया। अब ये जो जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई, इससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो जहांगीर का शासनकाल था वो कला का जो स्वर्ण काल था। ठीक है, और अगर आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो वो शाहजहां के लिए आता है। ठीक है, अब क्या क्या बनवा दिया था शाहजहां ने? देखिए, दिल्ली का लाल किला हो जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला में स्थित शीश महल। तो ये सारी चीज़ें आपकी शाहजहां द्वारा बनवाई गई। हुमायूं का मकबरा है, इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, ताजमहल से पहले बना हुआ। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, वहां पर विजय हासिल करके। चलिए, इससे आगे देखिए क्या होता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में क्या करता है? राजधानी को अपनी आगरा से दिल्ली ले जाता है। यमुना नदी के दहाने तट पर क्या होता है? शाहजहानाबाद की ये नींव डालता है। ठीक है, अब आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आगरा की मोती मस्जिद की बात करेंगे तो उसका निर्माण शाहजहां ने खुद करवाया था। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझिएगा। जामा मस्जिद जो है उसकी पुत्री जहां आरा ने करवाया है और मोती मस्जिद शाहजहां ने करवाया है। शाहजहां के दरबार का जो प्रमुख चित्रकार था वो था मोहम्मद फकीर, मीर हासिम। प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। ये उपाधियां याद होनी चाहिए आपको, उसके लिए आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं।
तो जब थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम एक बार में कर लेते हैं तो वहाँ हमारा वो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है अच्छे से। ठीक है। संगीतज्ञ जगन्नाथ को इन्होंने, जो हिंदी का कवि था, महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। अब शाहजहां के देखिए पुत्रों की बात करेंगे तो इसमें जो दारा शिकोह था वो सर्वाधिक बुद्धिमान था। ठीक है। कैसे विद्वान था वो? भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का इसने अनुवाद फारसी में करवाया। सर्र ए अकबर यानी कि महान रहस्य नामक उपनिषदों का अनुवाद करवाया इसने। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां क्या होता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस समय जो शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। ठीक है। जो भी इसके पुत्र थे ये इन जगह पे बंगाल, गुजरात और दक्कन में थे। तो अब क्या होता है कि भाई अफवाह फैल गई, अब युद्ध आपस में होने लगा। तो जो दारा और औरंगजेब था वो क्या होता है, उनके बीच धर्मठ का युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा की पराजय हो जाती है, औरंगजेब आपका जीत जाता है। सामूगढ़ का युद्ध होता है फिर 29 मई 1658। तो आपको देखिए ये याद रखना है, कई बार आपसे जो एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम में जो लेवल टफ हो रहा है उसमें क्या होता है कि आपसे क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाती है, यानी कि कालानुक्रम। ठीक है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, तो उसको और टफ करने के लिए क्या होता है कि आपका एक ही साल की, कई बार एक ही महीने की चीज़ें आपसे लगाने के लिए आ जाती हैं। तो अब आपसे मान लीजिए 2-4 युद्ध आपको दे दिए गए, उसमें धर्मठ भी हो गया, सामूगढ़ हो गया। ठीक है। और आपको 2-3 युद्ध दे दिए गए, 2 और युद्ध दे दिए गए, तो चारों को आपको सीक्वेंस में लगाना होगा। तो इसलिए आपको एक साल के अंदर भी याद रखना है कि वो युद्ध कब कब हुए हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, इस युद्ध में भी दारा की हार हो जाती है, यानी दारा और इनके बीच 2 युद्ध होते हैं। उत्तराधिकार का जो अंतिम युद्ध था वो कहाँ होता है, देवराई की घाटी में होता है, मार्च 1659 को। और इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी धर्मठ का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, देवराई की घाटी में युद्ध होता है, और यहाँ जो दारा है उसकी अब मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन, ठीक है, जब उसे निकाल दिया गया, वो कहाँ पर, अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला इसमें बिताया था। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह द्वितीय ने। चलिए अब दारा शिकोह की देखिए अगर बात करेंगे तो हम उसे शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लोफी फॉर्चून के नाम से जानते हैं। ठीक है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक। फिर औरंगजेब आपका गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब का जन्म होता है 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात में। इसके बचपन का अधिकांश समय कहाँ बीतता है, नूरजहां के पास। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलराज बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो जाता है। आगरा पर कब्जा करके जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करते हुए 31 जुलाई 1658 को करवाया था इसने। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद फिर 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को ये दूसरी बार राज्याभिषेक कराता है। पहले तो ये देखिए जल्दी जल्दी में करा लेता है, फिर क्या होता है दोबारा ये करवाता है 1659 में 5 जून को। ठीक है। औरंगजेब के गुरु की बात करेंगे तो वो था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब किस धर्म को मानता था, देखिए सुन्नी धर्म को। सुन्नी धर्म से संबंधित जो फैक्ट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। और इसको हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 को संपन्न होती है। तो मई 1666 को क्या होता है, आगरा किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित होते हैं। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा कि आगरा का किला है और भवन जो है उसका नाम है जयपुर भवन। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में ही करवाई थी।
तो औरंगजेब अब देखिए क्या करता है, 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। जजिया कर क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले पिछले वीडियो में। ये मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले लगाया था, उसको अकबर ने हटाया और औरंगजेब ने उसको वापस से लगाया था। इसने बीबी का मकबरा का निर्माण कराता है 1679 में। कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। 1686 की बात करें तो बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब क्या करता है, मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अब क्या होता है, मदन्ना और अकन्ना जो ब्राह्मण थे उनका संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ठीक है। अब इसके समय में देखिए जाट विद्रोह होता है। तो इसके समय में जो जाट विद्रोह होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, गोकुला एवं राजाराम करते हैं। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट जो है वो परास्त हो जाते हैं और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब क्या होता है, इसके बावजूद भी जाट 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर देते हैं। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा जो चूड़ामन था वो डालता है। तो अब देखिए इसके समय में जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या थी लगभग 337, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। तो ये देखिए मुगल संप्रदाय का ये बहुत ज़्यादा फेवर करता था, जो नहीं मुगल धर्म स्वीकार कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसके समय में जो हिंदू थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाया, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, यानी इस प्रथा में क्या होता है, सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने या चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी और फिर जो भी कुछ होता था उसको जनता में ऐसे बांट दिया जाता था। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। ना नवरोज का त्यौहार मनाओगे, ना सिक्कों पर कलमा खुदवाओगे, ना भांग की खेती करोगे, ना गाना बजाना, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। क्यों? अपने शासन को कुरान के आधार से चलाता था। आगे क्या करता है देखिए, वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश देता है। या तो ही शादी कर लो या देश छोड़ दो। दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर देता है। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे देता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो थी औरंगजेब के ही शासन काल में लिखी गई। ठीक है। ये स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। ठीक है। दरबार में ये संगीत पर पाबंदी लगाता है लेकिन देखिए स्वयं वीणा बजाता है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें भी इसके शासनकाल में लिखी जाती हैं। ठीक। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि विरोधाभास सा एक आ रहा है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का ये आदेश देता है। इसके शासनकाल में तोड़े गए जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय के मंदिर प्रसिद्ध है। 20 फरवरी 1707 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है इसमें दफनाया गया और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी वो थी 20। ठीक है। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना जो थी उसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं मुगल शासन व्यवस्था की। तो देखिए शुरू से लेकर हम अब तक पढ़ते आए हैं, जहाँ से भी हमारे साम्राज्य, महाजनपद काल और चीज़ें शुरू होती हैं, वंश शुरू होते हैं, डिफरेंट टाइप के साम्राज्य शुरू होते हैं। ठीक है। वहाँ आप ये याद रखें, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या कहा जाता है किसके शासनकाल में। ठीक है। तो मंत्री परिषद जो थी मुगल काल में उसे विजारत कहते थे। बाबर के शासनकाल में से वजीर पद जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी जो था वो वकील था। ठीक है। इसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। ठीक है। अब इसके डिफरेंट जो है उसमें उसने डिवाइड कर दिया।
औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर काम किया था। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। तो अब आपसे पत्र का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लगानहीन भूमि जो होती थी उसे क्या कहते थे हम? मदद ए माश। उसका निरीक्षण कौन करता था? सद्र। ठीक है, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान जो होता था वो होता था मीर समा। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था? दरोगा ए डाक चौकी। शरीयत के प्रतिकूल यानी कि उसके विरोध में काम करने वाले जो होते थे उनको रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाना, ये सारे कार्यक्रम कौन करता था? मुहत्सिब। ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का ज़िला या दस्तूर में, और दस्तूर का क्या होता था? ग्राम में होता था। यानी कि सूबे हैं, अगर छोटी इकाई से हम बात करेंगे यानी आरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा, फिर आपका दस्तूर हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया दस्तूर या फिर ज़िला कहते थे इसे, फिर आपका हो गया महाल या परगना। ठीक है, परगना के बाद हो गया आपका सरकार, और फिर सरकार जो होता था वो क्या, उसके बाद क्या हो गया आपका? सूबे। ठीक है, और सूबे के बाद हो गया साम्राज्य। तो अगर हम इनको आरोही क्रम से बात करें, छोटे से बड़े के क्रम में, तो सबसे पहले आपका ग्राम हो गया, फिर दस्तूर या जिला होता है, ये इनसे मिलकर क्या बनेगा? महाल या परगना बनेगा, इससे मिलकर सरकार बनेगी, इससे मिलकर सूबे बनेंगे सरकार से मिलके, और सूबे से आपका साम्राज्य बनेगा। उसी तरीके से इसको आप अवरोही में भी ले जा सकते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वो ग्राम थी। इसे मावदा या दीह कहा जाता था, और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां आती थी जिनको हम नागला कहते थे। चलिए अब प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य देख लेते हैं। तो सूबेदार का जो पद था वो क्या करता था? प्रांतों में शांति स्थापित करता था, यानी कि प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान क्या करता था? राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी क्या करता था? सैन्य का प्रधान होता था। फौजदार क्या होगा? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी हो गया वो। आमिल या अमल गुजार जो हो गया वो राजस्व अधिकारी हो गया। ठीक है, ये देखिए, दीवान राजस्व का प्रधान है और आमिल या अमल गुजार जो है वो राजस्व अधिकारी है। कोतवाल नगर का प्रधान हो गया। शिकदार जो हो गया वो परगने का प्रमुख अधिकारी हो गया। अब परगना जो है वो किस लेवल पर आता था वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, या फिर परगना किससे मिलकर बनता था? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। अब आमिल की बात करेंगे तो ग्राम के जो कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाता था और लगान का जो निर्धारण करता था उसको हम आमिल कहते थे। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि जो थी उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहली हुई खालसा भूमि, ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में हो गई। ठीक है, ये देखिए शुरू से भी चली आ रही है सद्य, अभी हमने सल्तनत काल भी पढ़ा था उसमें भी ये थी। ठीक है, फिर जागीर भूमि हो जाती है, ये तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। सयूर गल या मदद ए माश क्या हो गई? अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि हो गई, इसे मिल्क भी कहते थे। ठीक है, शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग किसने किया था? अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई 1573 ईस्वी में। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, इसलिए इसे करोड़ी कहा जाता था। 1580 ईस्वी में क्या होता है? अकबर दहसाला नाम की नवीन प्रणाली प्रारंभ करता है। इस व्यवस्था को कौन क्या कहते हैं? हम टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता था, और ये मैंने बताया था 10 साल का इसमें औसत निकाला जाता था, उस हिसाब से राजस्व तय किया जाता था भूमि का। ठीक है, तो अब भूमि एक हो गई आपकी पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल उगती थी। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर फर्ज की जो खेती की जाती थी। फिर हो गई चाचर, इसमें 3 से 4 वर्ष हो गई। बंजर, ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक है, तो पोलज हो गई नियमित, साल में 2 बार। फिर आपकी पड़ती हो गई 1 या 2 साल में। चाचर हो गई 3 से 4 साल में, और बंजर हो गई जो लगानहीन थी। अब 1570-71 की बात करेंगे तो टोडरमल ने क्या किया? जो खालसा भूमि थी जिससे क्या होता था, सीधे जो साम्राज्य यानी कि जो बादशाह होता था उसके नियंत्रण में होती थी, उस पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। उसका नाम क्या था? जब्ती। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीस कहते थे और दूसरे को तहसील कहते थे। ठीक है,
ठीक है। अच्छा देखिए, तहसील को वास्तविक वसूली भी कहा जाता था, ठीक। और टोडरमल ने ये जो जब्ती प्रथा लाई थी या दयाशाला व्यवस्था लाई थी, तो इसके लिए 1582 में अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी इनको, टोडरमल को? तो वो जो उपाधि थी वो थी दीवान ए अशरफ, ठीक है। चलिए, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का क्या किया, इसने आधा कर दिया था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। एक तो होता था खुदकाश्त। ये क्या होता था? ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे। खुद की जहाँ रहते हैं वहीं पर भूमि, तो ये आपको खुद से आपको याद रखना है कि जहाँ रह रहे थे वहीं की भूमि। थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करके पढ़ा करें जिससे चीज़ें याद रखने में आपको ईजी हो जाए, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी पाही काश्त। ये क्या हो गई? दूसरे गाँव में जाकर कृषि कार्य करने की। फिर हो गई आपकी मुजारियन। खुदकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर जो कृषि कार्य करते थे उसको हम मुजारियन कहते थे, ठीक है। अब क्या होता है, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में? औरंगजेब में। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना और नूर जहां का नाम अंकित करवाया, ठीक है, जहांगीर ने। अब क्या होता है, देखिए, लगान वसूल करने की क्या क्या व्यवस्थाएं थी। एक थी गल्ला बख्शी। इसमें क्या होता था, फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। फिर हो गई नसक। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था जो थी कहाँ पर थी? बंगाल में, ठीक है। फिर जब्ती हो जाता है। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और जो नकद लिया जाता था, ठीक है। सबसे बड़ा सिक्का शंसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो चांदी का रुपया होता था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपये में 40 दाम हुआ करते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था और हम अकबर ने जब हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में उसमें हम ये देख चुके हैं। 10 से 500 मनसब तक प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहते थे। यानी अगर हम इनको आरोही क्रम में देखें तो सबसे पहले आपके मनसबदार आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं उमरा और फिर आपके आ जाते हैं अमीर ए आजम। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। इसमें अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदार जो थे वो 79 हो चुके थे। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद जो था वो महाबत खां को दिया गया था। तो देखिए, 2 अस्पा होता क्या था कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वो मनसबदार की बात कर रहे थे। मनसबदारी शुरू हो गई है अकबर के शासनकाल से। तो होता क्या था कि जब दो अस्पा होता था तो मनसबदार जो होते थे उसमें 2 अस्पा में क्या करते थे कि जो उनके सवार पद हुआ करते थे उसके 2 गुने घोड़े रखते थे, ठीक है। और सिंह अस्पा में उसके 3 गुने घोड़े रखते थे, ठीक है। जो भी जो मनसबदार होते थे उनके सवार पद होते थे, ठीक। अब क्या होता है आगे, मनसबदार के अलावा खुद मुगल शहनशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। इनकी भर्ती स्वयं शहनशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे, ठीक है। यानी कि 2 लोग हैं और वो एक ही साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं कि मान लीजिए 5 घोड़े हैं और 2 लोग हैं तो वो पाँचों उन दोनों के हिस्सों में आ रहे हैं कि कभी किसी ने कोई सा ले लिया, कोई इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे, यानी ये काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। शाही कार्यालय के अतिरिक्त अधिकतर मुंशी दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन जो होते थे वो इसी सैन्य दल से चुने जाते थे, ठीक है। यानी ये जो होते थे अहदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते थे,
चलिए, तो ये हमने मुगल साम्राज्य का अध्ययन किया। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बाकी जो हमारा उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो आएंगे वो हमारे आधुनिक भारत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए तो मुगल काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1526 की बात करेंगे। बाबर ने किस वंश के शासक को प्रशासित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश, और शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलोगमा नीति जो थी उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। थ्योरी में हम ये नीति कवर कर चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि तुलोगमा नीति क्या होती है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीर, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था और इसी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात होती है 1526 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। आयन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को होती है। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो थी इसने बरार को अकबर को सौंपा था। किस राज्य से संबंधित थी ये? अहमदाबाद से। ठीक है, सॉरी अहमदनगर, गलती से मैंने अहमदाबाद बोल दिया था इसको। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या होती थी? फारसी। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था आपका अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा थी? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ था आपका? स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना जाता है उसे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में किया है? बाबर ने। ठीक है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? उसका प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम इसकी बहन थी ये। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था और किस नाम से किया था? तो ये देखिए रज़्मनामा। चलिए ये भी देख लेते किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जफर नाम से इन्हें जाना जाता है, मतलब ये अपनी कविताएं लिखते थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। ठीक है, और व्यवस्था कौन सी थी? दहसाला या जब्ती। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? अकबर के। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि ली? तो ये था आपका खानवा का युद्ध। ठीक, सुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। 14 वर्ष की उम्र में बना था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी भी था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो कौन नहीं था? तो चंदेरी का शासक जो था मेदिनी राय, उसने नहीं दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाता है। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो ये था आपका खानवा का युद्ध। ठीक है, देखिए तो फर्क समझिएगा, स्थापित करने वाला जो युद्ध था वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, लेकिन दृढ़ीकरण यानी उनकी स्थिति को मजबूत करने वाला जो युद्ध था वो आपका खानवा का हो गया। ठीक है, पानी पी के खाना खा के चंदेरी चली घाघरा पहन के। ठीक, 1526, 27, 28, 29। तो देखिए प्रथम युद्ध हो गया आपका इब्राहिम लोधी के साथ, खानवा का युद्ध हो गया राणा सांगा के साथ, चंदेरी का हो गया मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध हो गया अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी के साथ। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये महेश दास को दी गई थी, या फिर ये भी पूछा जाता है कि बीरबल का जो मूल नाम था वो क्या था? तो वो महेश दास था। ठीक है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, क्यों? उसे अपने शासनकाल से में निरंतर युद्ध करते रहने पड़े थे।
किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये औरंगजेब का, एक बार इसने जल्दी में कराया था, फिर बाद में इसने कहाँ पर कराया था, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किस किस को जोड़ती है? कोलकाता अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ है? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? कालानौर। गुरु अर्जन देव समकालीन किसके थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? यह था आपका सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? यह था आपका मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया? कमेंट बॉक्स में बताएं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो वो अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ये शेरशाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका है दिल्ली में। ठीक है। और जब आप आगे पढ़ेंगे अभी आधुनिक भारत में, तो बहादुर शाह जफर जो थे आखिरी मुगल सम्राट, उन्हें हुमायूं के मकबरे से ही ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पकड़ा था और फिर उन्हें रंगून भेज दिया गया था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वो था आपका हुमायूं। ठीक है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? ये जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई, वहीं एक बाग में उसे दफनाया गया? ये था बाबर का। किस मुगल शासक को उपवनों, उद्यानों और में अत्यंत रुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? ये था बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्रिम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो ये थी रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुरंदर। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? 1699। कौन सा मुगल बादशाह था जो पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत वो मराठों का पेंशन भोगी रहा? ये था शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो ये था आपका औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555-56 में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? यह था सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के लिए लिखा उसने। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था आपका? लोक आचरण अधिकारी। मदद ए माश कौन हुआ करता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान के हेतु जो भूमि दी जाती थी उसको हम मदद ए माश कहते थे। ठीक है। दास्तान ए अमीर हमजा, इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी? ये था शेरशाह सूरी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था जवाबित जो होता था वो होता था राज्य कानून से संबंधित। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो क्या था? कांधार। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है। और इसे जिंदा पीर क्यों कहते थे? जो इसकी कट्टरता थी अपने धर्म को लेके, यानी कि जो इसकी धार्मिक नीतियां थी, ठीक है, उनकी वजह से इसे जिंदा पीर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो इतिहासकार होते थे तो क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान था इसलिए उसने अपनी राजनीतिक नीतियाँ जो थी तो उनके आधार पर अपने धार्मिक विश्वास को बनाए रखा था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल।
ठीक है। और पंचमहल आपका कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। चलिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? तो ये था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछवाह। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो ये था आपका बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो ये जहांगीर ने लिखी है। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया कहाँ से? पारसियों से। ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? यह आपका राबिया उद दौरानी या बीवी का मकबरा कहाँ है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखिए, औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो यह है अबुल फजल। अनवार ए सुहाइली ग्रंथ किसका अनुवाद है? देखिए, ये पंचतंत्र का अनुवाद है और किया किसने है? अबुल फजल ने। ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ये थी गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए, राजनीतिक उदारता की भी बात है इसमें, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात है और धार्मिक सहनशीलता की भी बात है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम की किसकी पुत्री थी? बाबर की। ठीक है। तभी वो क्या हुआ? हुमायूं की बहन थी। और कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने, ये आप बताइएगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये दस्तूर नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने, ये किसने नाम रखा था? बाबर ने। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महान योगदान है? तो यह है अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय साम्राज्य सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो देखिए, अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया था, ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता थी। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया जाता था और धार्मिक नीति बनाई हुई थी इसने। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत जो है वो कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी है वो। हल्दी घाटी 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? आपका सासाराम। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। कहाँ की थी वो? सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी कि संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? तो यह था आपका बहार खां नूनहानी लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि किसकी धारण की? हजरत आला की। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम अल आदिल की उपाधि धारण की? ये था आपका चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्रिम के युद्ध को। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी के विषय में बताएं, कौन था वो? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। ठीक है, और ये सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ठीक, चलिए, तो हमें देखना कैसे है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, इसलिए शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। तो देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ये सही बात है कि भाई उत्तर पश्चिम सीमांत जो थी वहीं से विदेशी आक्रमण होते थे, तो उनका भय था, ये ठीक है। और शाह आलम जो थे वो सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष जो थे वो अपनी राजधानी से दूर उन्होंने व्यतीत किए थे, ये भी ठीक है। लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये अपनी राजधानी से दूर क्यों गए थे? होता क्या है कि लगभग 1759 की बात है, तो इनके जो पिता थे वो थे आलमगीर द्वितीय। ठीक है, तो होता क्या है कि आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी जाती है। ठीक,
इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी राजधानी जो थी, मुगल राजधानी जो दिल्ली थी, उसको छोड़कर क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय कहाँ पर चले जाते हैं, पटना। ठीक है, वहाँ वो क्या करते हैं, अपनी मौत का बदला लेने के लिए एक इमाद उल मुल्क और शाहजहां तृतीय, ठीक है, इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और फिर अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाते हैं, फिर इनके खिलाफ वो युद्ध करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो प्रारंभिक वर्ष थे अपनी राजधानी से दूर व्यतीत करते हैं। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आप असर्शन रीज़न देखें तो पहले रीज़न को पढ़ें और फिर ऐसे करके पढ़ें कि ये चीज़ हुई थी क्योंकि। असर्शन पे जब जाएं, कथन पे जाएं तो इसलिए जाएं, तो उससे आपको इसलिए का आंसर मिल जाएगा। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच होता है, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ठीक है, क्योंकि ये अफवाह फैल दी जाती है कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है बीमारी के कारण, तो सत्ता के लिए इनके बीच युद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से पढ़ना पहले शुरू करेंगे। क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु थे, यानी कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, इसलिए खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। तो ठीक है, बिल्कुल सही है ये। देखिए, पहला युद्ध जो होता है वो इब्राहिम लोदी और बाबर का होता है, पानीपत का युद्ध जो होता है। दूसरा युद्ध जो होता है वीर राणा सांगा के साथ, वो होता है आपका खानवा का युद्ध। तो क्या हुआ, जो पानीपत का युद्ध था वो कंपैरेटिवली खानवा के युद्ध के बाबर आसानी से जीत जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें दी हुई है कि क्योंकि राजपूत जो वीर राणा सांगा थे वो इब्राहिम लोदी से ज़्यादा दुर्जेय शत्रु थे, इसीलिए क्या हुआ था कि जो खानवा का युद्ध था वो अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक, तो ये दोनों सही हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है, तो वो है आपका सूरत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो अकबर के टाइम में सर टॉमस रो, ये देखिए आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, टॉमस रो जो था किसके समय में आता है, तो वो आता है जहांगीर के समय में। क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, इसलिए अकबर के काल में क्या होता था, हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की। ठीक है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। ठीक है, सम्राट ही जिनका आसन्न या कर्नल था, बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था। देखिए ये गलत हो जाता है, तो आपका 1, 2, 3 सही होता है। और ये अनेक कामों में होशियार हुआ करते थे। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार जो था वो इम्पोर्टेंट था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था, मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास ही निकल गया कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था, और ये बात थी मारवाड़ की। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु तो हो जाती है, ये था कालिंजर अभियान। शेरशाह के बारे में क्या सत्य है, इसने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, बिल्कुल ठीक है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना तथा मुहासिलाना, जरीबाना क्या होता था, सर्वेक्षण शुल्क होता था, और मुहासिलाना जो होता था कर संग्रह शुल्क, ये भी चुकाना पड़ता था। ये भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ये भी सही है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। देखिए यहाँ ये गलत हो जाता है, यहाँ इसका मकबरा है। चलिए, शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक इकाइयों का प्रधान कौन होता था, इक्ता का होता था। देखिए हाकिम एवं अमीन कहते थे इसे। ठीक है, फिर सरकार यानी कि जो जिला होता था इसको शिकदार ए शिकदरान एवं मुसिफ ए मुसिफान कहा जाता था। फिर परगना जो हो गया वो तालुका हो गया, इसका हो गया शिकदार एवं मुंसिफ। उसके बाद ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम का आपका मुकद्दम हो गया, और इसे आमिल कहा जाता था। ठीक है,
शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार कौन होता था? वो होता था कोषाध्यक्ष। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो ये क्या करता था? आपका भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखता था। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं कि वह बुढ़िया के पास फटक जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये कहा था अब्बास खां सरवानी ने। यानी वहाँ पर जो प्रशासन था, ग्राम प्रशासन, वो इतना सॉलिड था, इतना मजबूत था कि उन्होंने कहा कि कोई भी चोर या लुटेरा जो है वो किसी भी दीनहीन व्यक्ति को भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह किसकी उक्ति है? यह है के.आर. कानूनगो की। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए 1/6 भाग नहीं था, 1/3 भाग था। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे, तो क्रमशः ये हो गया सोना चांदी तांबा। अशरफी सोना हो गया, रुपया चांदी हो गया और दाम तांबा हो गया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा। उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये अकबर का हुआ। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी। अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब होता है? 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू के किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसने आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण की थी। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार। तो अतका खेल या हरम दल की बात करेंगे तो इसकी सर्वप्रमुख सदस्य जो थी वो कौन थी? वो थी महामंगा। ठीक है। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस वजह से किया था? तो मालवा विजय से किया था। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो यह है गुजरात अभियान। ठीक है, जिसकी विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो यह था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। चलिए अब ये देख लेते हैं। दास प्रथा की समाप्ति देखिए कब होती है? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की 1564 और सूबों का पुनर्गठन होता है 1580 में। तो आपका ये 1 2 3 4 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में होती है। मजहर की घोषणा 1579। नौरोज़ का पुनरुद्धार होता है 1580। दीन इलाही की घोषणा होती है 1582 में। चलिए करोड़ी की नियुक्ति 1573। दहसाला बंदोबस्त 1580। इलाही संवत का प्रचलन होता है 1584। इलाही गज का प्रचलन होता है 1587। चलिए अच्छा, इलाही गज देखिए क्या होता था। तो ये एक जरीब की जो लंबाई होती थी, ठीक है, मतलब बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता था? भूमि को नापने के लिए। ठीक है। निम्न में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने। अकबर ने किसे कबीरा या कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त संबंधित है टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा भरणवाणी विलास की उपाधि दी थी? तो तानसेन को दी थी।